दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कई नेता घोटाले के आरोप में जेल में बंद हैं। ऐसे में अब केजरीवाल के पास गिने चुने नेता ही बचे हैं। केजरीवाल के लिए मुश्किल ये हो गई है कि अब वो अपने किस भरोसेमंद को मंत्री बनाए नहीं बनाए। मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद सीएम केजरीवाल ने उनके मंत्रालय को अपने दूसरे नेताओं को सौंप दिया था, लेकिन इस बीच अब केजरीवाल ने एक बार फिर अपने मंत्रालय में बड़ा फेरबदल किया है। देश में चुनावी हलचल के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करते हुए मंत्री सौरभ भारद्वाज से जल विभाग वापस ले लिया और आतिशी को सौंप दिया। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि सौरभ भारद्वाज से मंत्रालय वापस क्यों ली गई है। तो इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि सौरभ भारद्वाज जल बोर्ड की आरओ प्लांट लगाने जैसी अहम योजनाओं को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। ये भी कहा जा रहा है कि जल बोर्ड आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। इससे जल बोर्ड के रोजमर्रा के कामकाज के अलावा कई अहम योजनाएं रुकी हुई हैं। दिल्ली में आरओ प्लांट, ट्यूबवेल लगाने, एसीटीपी का अपग्रेडेशन से लेकर फ्लो मीटर लगाने की सभी योजनाएं समय से पीछे चल रही है। वहीं दूसरी तरफ पर्यटन, कला और संस्कृति विभाग की जिम्मेदारी सौरभ भारद्वाज संभालेंगे, जिन्हें अब तक आतिशी देख रही थी। केजरीवाल सरकार में एकमात्र महिला मंत्री आतिशी के पास अब 13 विभाग है। बता दें कि अगस्त में राज्यसभा द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023 पारित किए जाने के एक दिन के भीतर भारद्वाज से सेवा और सतर्कता विभागों की जिम्मेदारी भी ले ली गई थी। इससे पहले आतिशी को जून में वित्त, नियोजन और राजस्व विभागों का प्रभार दिया गया था। इन विभागों को पहले कैलाश गहलोत संभाल रहे थे। भारद्वाज और आतिशी के विभागों में बदलाव के कारणों को लेकर दिल्ली सरकार की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। केजरीवाल ने इस साल मार्च में भारद्वाज और आतिशी दोनों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया था। इन दोनों ने सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की जगह ली थी, जो उस समय केंद्रीय एजेंसियों द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामलों में जेल में थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। 28 विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन बना तो है पीएम मोदी और बीजेपी को सत्ता से उखाड़ने के लिए, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में ये गठबंधन छिन्न भिन्न होता नजर आ रहा है। विपक्षी गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी ने पहले चुनावी राज्यों में अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया। फिर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में 33 उम्मीदवार घोषित किए और कांग्रेस के साथ उनकी जुबानी जंग चली। अब हर सीट पर विपक्ष का एक ही उम्मीदवार का फार्मूला देने वाले बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी मध्य प्रदेश की 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए। यानी यहाँ जेडीयू ने एक सीट, एक उम्मीदवार का नीतीश कुमार का फॉर्मूला किनारे रख दिया और इन 5 सीट पर कांग्रेस और बीजेपी से उसके उम्मीदवार मुकाबला करेंगे। जेडीयू के ये उम्मीदवार जीतेंगे या नहीं, ये तो मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव नतीजे बताएंगे, लेकिन ये उम्मीदवार कुछ वोट तो जरूर काटेंगे। वहीं सपा ने जिन सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, वहां कांग्रेस के लिए दिक्कत पैदा हो सकती है। कुल मिलाकर विपक्षी गठबंधन की एकता इन विधानसभा चुनाव में तार तार होती दिख रही है। पहले अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि 6 सीट देने का वादा करके भी उन्होंने नहीं निभाया। अखिलेश ने कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के लिए चिरकुट शब्द तक कह दिया था और बोले थे कि पता नहीं था कि विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के सीट बंटवारे जैसी बात नहीं होगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 5 उम्मीदवार उतारने पर जेडीयू के बिहार प्रवक्ता राहुल कुमार का कहना है कि संगठन और चुनावी विस्तार के लिए ऐसा किया गया। राहुल ने कहा कि मध्य प्रदेश में जेडीयू अपनी ताकत देखना चाहती है। प्रत्याशी उतारने पर सवाल उठाने वाले सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। जेडीयू की तरफ से उन्होंने कहा कि राजनीतिक मकसद से चुनाव में उतरने में कोई दिक्कत नहीं है। राहुल का ये बयान उस वक्त आया जब बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पाठक ने जेडीयू पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन धाराशायी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल रोजगार देने की बात कह सरकार में आए थे, लेकिन अब सीएम लोगों का रोजगार छीनने लगे हैं।
दिल्ली में 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को हटा दिया गया और अब नौकरी को लेकर एलजीबी सक्सेना और दिल्ली सरकार आमने सामने आ गए हैं और राजनीति शुरू हो गई है। दिल्ली में लगभग 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को बर्खास्त कर दिया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने सभी सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की सेवाएं 1 नवंबर से समाप्त करने के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। वहीं दिल्ली सरकार ने इसका विरोध किया है। साथ ही कहा कि अगर उपराज्यपाल ने सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को हटाया तो दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, जबकि उपराज्यपाल का कहना है कि वॉलंटियर्स को हटाने का फैसला केजरीवाल सरकार का है। एलजी की ओर से कहा गया है कि दिल्ली सरकार के सूत्र झूठ बोलकर भ्रमित कर रहे हैं। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को हटाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री केजरीवाल का है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री के प्रस्ताव को मंजूरी दी, लेकिन इस प्रस्ताव पर मंजूरी देते हुए उपराज्यपाल ने सीडीवी की आजीविका का सवाल उठाया और मुख्यमंत्री को निर्देश दिए हैं कि जिन सीबीडी को निकाला जा रहा है उनकी भर्ती होमगार्ड के लिए मंजूर किए गए पदों पर की जाए। इसके साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि क्या दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। वहीं एलजी ने सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को लंबे समय से सैलरी न मिलने पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। साथ ही कहा कि ये मेरी समझ से परे है कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के लंबित भुगतान की मंजूरी के लिए ये फाइल मेरे पास क्यों भेजी गई, जबकि वित्त और राजस्व विभाग के प्रभार मंत्री ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इससे पहले ही मंजूरी दे दी है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को हटाने का प्रस्ताव किसका था, झूठ कौन बोल रहा है, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स बेरोजगार हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। राजस्थान में चुनावी दंगल के बीच जहां एक तरफ सत्तारूढ़ कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में कूद चुके हैं, वहीं दूसरी ओर सूबे में ईडी ने तहलका मचाना शुरू कर दिया। बीते दिनों ईडी ने ऐसी कार्रवाई की जिससे कांग्रेस की नींद उड़ी है। ईडी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासर के ठिकानों पर छापेमारी की। पेपर लीक प्रकरण में ईडी की टीम ने डोटासर के सिविल लाइन स्थित सरकारी आवास पर दबिश दी। डोटासर के सीकर और जयपुर आवास पर छापेमारी हुई है। ईडी ने कुल 12 स्थानों पर छापेमारी की। वहीं ईडी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत से पूछताछ करेगी। सूत्रों ने बताया है कि फेमा केस में उनसे होने वाली पूछताछ के दौरान उनका बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत दर्ज मामले में वैभव को नोटिस भेजकर दिल्ली या जयपुर स्थित दफ्तर में हाजिर होने के लिए कहा था। ईडी सूत्रों ने बताया कि राजस्थान टूरिज्म से जुड़े ट्राइटंस होटल एंड रिजॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड तथा वर्धा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड नाम की 2 समूहों पर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए ज्ञात सोर्स से अधिक राशि जुटाने के आरोप लगे थे। वैभव गहलोत की कंपनी पर शैल कंपनियों के जरिए 100 करोड़ रुपए मॉरिशस भेजने के आरोप हैं। जून में राजस्थान सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने ईडी में इसकी शिकायत की थी। उन्होंने वैभव गहलोत पर होटल फेयर माउंटेन में मॉरिशस की शैल कंपनी की ओर से करीब 100 करोड़ के निवेश के आरोप लगाए थे। वैभव गहलोत की कंपनी के खिलाफ साल 2012 में भी बीजेपी ने आरोप लगाए थे। बाद में साल 2015-16 में ईडी ने जांच शुरू की थी। वैभव के बिजनेस पार्टनर रतनकांत शर्मा ने मार्च 2007 में ट्राइटन होटल एंड रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड कराई थी। अप्रैल 2007 में इस कंपनी के 100 करोड़ रुपए कीमत वाले 2,27,000 शेयर रतन और उसकी पत्नी जूही के नाम थे। इसके अलावा 14,500 शेयर भी जूही के नाम थे। जुलाई 2011 में ट्राइटन होटल के 2500 शेयर मॉरिशस की कंपनी शिवनार होल्डिंग्स को 39,900 प्रीमियम पर दिए गए थे। इसी साल अगस्त में भी 3 दिनों तक लगातार जयपुर, उदयपुर और मुंबई तथा दिल्ली में छापेमारी हुई थी, जिस दौरान 1.2 करोड़ रुपए की नगदी जब्त हुई थी। जांच में आय से अधिक संपत्ति का पता चला था। कंपनी से जुड़े रहे वैभव गहलोत से इसी सिलसिले में ईडी पूछताछ करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। बीते दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान ने बिहार ही नहीं
बल्कि पूरे देश की राजनीति में तहलका मचा दिया था। उनके इस बयान से जहां आरजेडी की टेंशन बढ़ गई थी, तो वहीं बीजेपी को उन पर हमला बोलने का एक और मौका मिल गया था। लेकिन इससे पहले कि ये मुद्दा और ज्यादा तूल पकड़ता, नीतीश ने फौरन मोर्चा संभालकर स्पष्ट कर दिया कि अगर इस तरह के बयान अखबारों में छपेंगे तो मीडिया को कोई बाइट नहीं देंगे। लेकिन उनके इस तल्खी का भी कोई असर नहीं पड़ा। राजनीति में बदस्तूर ये चर्चा जारी रही कि क्या अब नीतीश कुमार आरजेडी को गच्चा देकर बीजेपी के खेमे में शामिल होने जा रहे हैं। हालांकि ये और बात है कि अमित शाह बीते दिनों बिहार में आयोजित एक रैली में स्पष्ट कर चुके हैं कि अब नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के द्वार हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। लेकिन इस बात को भी सिरे से खारिज करना उचित नहीं रहेगा कि राजनीति में कुछ भी नामुमकिन नहीं। जब बीजेपी जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाने के लिए पीडीपी से गठबंधन कर सकती है, तो जेडीयू से क्यों नहीं। खैर, अब इस पूरे मुद्दे पर तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने इसे बीजेपी द्वारा फैलाया गया दुष्प्रचार बताया है। इसके साथ ही उन्होंने इन विषयों को बेकार का मुद्दा बताकर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो बेकार के विषय पर कोई भी बयानबाजी नहीं देंगे जिसमें बिल्कुल भी सत्यता नहीं होती है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं कि आखिर कैसे बिहार नित्य दिन विकास के नए कीर्तिमान गढ़ रहा है, आखिर कैसे एनसीआरबी की रिपोर्ट में अपराध दर में कमी आ रही है, आखिर कैसे हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट बनी हुई है, आखिर कैसे ये सरकार समाज के हर वर्ग के लोगों के विकास के लिए काम कर रही है, रोजगार सृजन की दिशा में काम कर रही है, जनता के हित में सभी वादों को पूरा कर रही है। इसलिए आगामी लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह के मुद्दे को प्रचारित कर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इससे पहले बीजेपी को लोकसभा क्या बल्कि किसी भी चुनाव में कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये तो था तेजस्वी यादव का बयान, जिसमें उन्होंने सियासी गलियारों में चल रही सभी मौजूदा चर्चाओं को सिरे से खारिज कर दिया। अब आपको बताते हैं कि इस मुद्दे की शुरुआत कहां से हुई थी। दरअसल मोतिहारी स्थित एक विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में कहा था कि हमारा तो जन्मों जन्मों का रिश्ता है। बस यहीं से कयास लगने लगे थे कि नीतीश कुमार का मन एक बार फिर एनडीए और बीजेपी की तरफ डोल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।